नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र फिर एक बार आपके बीच कुछ मुद्दों को लेकर के। दोस्तों, आज बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं। सभी पर बात करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ बातें आप तक पहुंचनी जो जरूरी है वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज जंतर मंतर पर सभी इंडिया गठबंधन के विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस, लीडेड बाय कांग्रेस, जंतर मंतर पर 146 सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर के एक धरना प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें कुछ संवाद भी थे। आप देख रहे हैं, राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों के लगभग सभी दलों के कोई न कोई नेता इस पर अपनी बात रखे और शायद पूरे भारत में इस आंदोलन को लेकर के चर्चाएं की गई, बातें की गई। सवाल यह है कि इससे क्या असर पड़ेगा, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह भी है कि विपक्ष के पास दूसरा रास्ता बचा क्या है सड़क पर जाने के अलावा। मैं तो समझता हूं राहुल गांधी को जल्द से जल्द भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू करनी चाहिए। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मोदी के पास जीतने के बहुत से रास्ते हैं। अगर वो पुलवामा नहीं करवा सके तो पीओके पर हमला कर देंगे, नकली मिलजुल करके पाकिस्तान से साठगांठ करके, जिनमें वो माहिर हैं, और उसके नाम पे पूरे देश में छद्म राष्ट्रवाद को जगाएंगे और चुनाव जीत ले जाएंगे। चुनाव तो नहीं जीत पाएंगे, माहौल बना ले जाएंगे और उस माहौल के पीछे ईवीएम का इस्तेमाल करके चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी या विपक्ष या कांग्रेस के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है। उसको तो आम आदमी के बीच जाना ही पड़ेगा और वो सबसे सुगम रास्ता है भारत जोड़ो यात्रा। कोई भी नाम रख लो, लोगों के बीच जाना है, गांव गांव जाना है, जिले जिले जाना है। और पद यात्रा से बढ़िया लोगों के जुड़ने का कोई और बढ़िया जरिया नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ऐसा विपक्षी पार्टी करेंगे भी और उसकी शुरुआत भी शायद इस तरह से हो रही है। यह जंतर मंतर वही जगह है मेरे दोस्त जहां साक्षी मलिक और उनकी सभी साथी पहलवान महीनों तक लड़ाई लड़ते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे और अंत में नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें उठाकर फेंक दिया, बैठने तक नहीं दिया, न्याय भी नहीं दिया। जब बैठने नहीं दिया, उठाकर फेंक दिया, तो न्याय कहां से देते। और अंत में हार करके साक्षी मलिक ने कुश्ती से विदाई ले ली, संन्यास ले लिया। शायद कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें साक्षी मलिक ने यह डिक्लेयर कर दिया अपने जूते प्रेस के सामने रखते हुए कि अब वो उनके लिए संभव नहीं है कि वो आगे बढ़ा सकें। यह दर्द की इंतहा थी। बहुत से लोग, पूरा देश रोता रहा, दर्द में रहा। भारतीय जनता पार्टी के नपुंसकों को छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़ करके, आरएसएस के लोगों को छोड़ करके बाकी तो पूरा देश दुखी ही रहा। जिनमें धनखड़ तो नहीं होंगे, बिरला तो नहीं होंगे और शायद मुर्मू भी नहीं होंगी। अगर होती तो धनखड़ की मिमिक्री करने पर ट्वीट करती या बोलती, लेकिन साक्षी मलिक पर मौन धारण कर लेती। खैर, जो भी है उस तरफ से तो वही होगा। रही बात देश के विपक्षी पार्टियां, दूसरे दल, दूसरे लोग, पूरा देश, पूरे देश की जनता साक्षी मलिक के साथ, उनके दर्द में उनके साथ है, उनके साथ खड़ी है। इसके अलावा भी दर्द बहुत से हैं। आपने सुना होगा कि लखनऊ में एक क्षेत्र में हजारों घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर चढ़ गए, कुछ गिराए भी होंगे।
खाली करवाए जाने लगा। लोग रोते बिलखते सड़क पर उतरे। क्या कर सकते थे, कुछ भी हाथ में नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया से यह भी जानकारी मिली है कि शायद हाई कोर्ट ने उन्हें थोड़ी राहत दी है, उन पर रोक लगाया है। तोड़ के तो छोड़ेंगे, क्योंकि सरकार जब उनकी है तो उनके सरकार में तो यही होगा, बुलडोजर ही चलेगा, चाहे वो किस पे भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और खास करके मध्य वर्ग और गरीब पर ही चलता है, चल रहा है, चलेगा। जिनके पास अगला घर बनाने में उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी में कोई बना पाए, उनके घरों को ही तोड़ा जाएगा, जाता रहेगा, तोड़ा जाता रहेगा। अब उस दर्द से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग चुप हैं, देख रहे हैं, देखकर अपने तरीके से जो भी ऐसे लोग कहते हैं ना, अरे आहा, तो कहते होंगे, हो सकता है वो भी ना कहते हो, वो भी उतना भी असर ना होता हो, क्योंकि आप जानते हैं इस देश की आत्मा मर चुकी है। देश की आत्मा अगर कहें तो मीडिया को आत्मा इसलिए कहा जाता है कि लोगों तक बात को पहुंचाती है, उसके जरिए लोगों तक बातें पहुंचती है, देश की घटनाएं पहुंचती हैं। अब यहां जब मीडिया डाबर बन चुकी है, अपने मालिक के कहने पर किसी को काटेगी, बस काटेगी ही, मलहम तो लगा नहीं सकती, तो अपने मालिक के कहने पर किसी को काटेगी। जब वो डाबर बन चुकी है तो किसी को इस मीडिया से उम्मीद क्या रखें, कोई क्या रखे। तो लखनऊ के उस क्षेत्र में जहां बुलडोजर चढ़ रहा था, उनके दर्द को भी ये मीडिया तो दिखाएगी नहीं। लेकिन जिन पर यह गुजर रहा है, जिन पर नरेंद्र मोदी का कहर टूट रहा है, जिन पर वो तड़प रहे हैं और वो कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया में ही देखा कि वहां की महिलाएं, वहां के लोग कह रहे थे कि भगवान श्री राम का मंदिर बनाकर उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। कहां भगवान बैठेंगे, कहां भगवान है, कौन से इंसानों को तो मार रहे हैं और भगवान, उनकी बात भी सच है। भगवान अगर सचमुच होते, मैं भी यही मानता हूं, अगर भगवान सचमुच होते तो कोई गरीब इस तरह से अपने झोपड़े के लिए, अपने ठिकाने के लिए सड़क पर तड़पता, और वो अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी रौंद कर चला जाता, तोड़कर चला जाता। तो ये तो निश्चित है, मुझे भी ऐसा लगता है, उनकी बातों से मैं सहमत हूं कि भगवान होते तो जरूर ऐसा ना होता। जो हो रहा है वो तो ना होता, जो साक्षी मलिक के साथ हो रहा है वो तो ना होता, जो देश के साथ हो रहा है वो तो ना होता, जो किसानों के साथ हो रहा है वो भी ना होता, जो बेरोजगारों के साथ हो रहा है वो भी ना होता। और सबसे बड़ी बात, जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है वो आज अकेला है रोने के लिए। मजदूरों के साथ होता है तो मजदूर अकेले रोते हैं, आम आदमी, गरीब के घर तोड़े जाते हैं, झोपड़े, तो वो अकेला रोता है। कोई खिलाड़ी, प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर उस पर मोदी का कहर टूटता है तो वो अकेले रोता है। कोई गरीब भूखा मरता है वो अकेले रोता है। कोई व्यापारी अपना सब कुछ लुटा करके वो अकेला रोता है। सब अकेले अकेले रोते हैं, क्यों एक साथ मिलकर नहीं रोते। यही तो मोदी की साजिश है, यही तो वो अफीम है जिसके जरिए नरेंद्र मोदी ने अब तक राज किया है, अब तक चला रहे हैं। इतना दुराचार, अन्याचार, भ्रष्टाचार सब कुछ करने के बाद गद्दी पर बैठे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाने जा रहे हैं। अगर सच पूछा जाए, अगर मुझसे कोई पूछे, तो मैं नहीं समझता कि इतने बड़े पापी कहना गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार अपने पापों को स्वीकार किया है, शब्दों से नहीं, कामों से। लोगों को लाइन में खड़ा करके मरने के लिए छोड़ दिया। नोट लॉन्चिंग का, जब 2000 का नोट बदल रहे थे, व्यापारियों का सब कुछ छीन लिया जीएसटी के नाम पे। बड़े उद्योगपतियों का सब कुछ छीन लिया, अडानी को दे दिया। ईडी, सीबीआई और आईटी का गन दिखाकर
तो जो किसी को नहीं छोड़ा है नरेंद्र मोदी, एक अडानी और कुछ गुजराती माफियाओं चोरों को छोड़कर। सभी गुजराती बेचारे परेशान हैं, लेकिन कुछ गुजराती चोर माफियाओं को छोड़कर नरेंद्र मोदी ने किसी को नहीं छोड़ा है। सबकी जेब काटी है किसी न किसी तरीके से। जरूरत पड़ी है तो सबकी गर्दन काटी है किसी न किसी तरह से। जरूरत पड़ी है तो किसी न किसी का मुंह बंद किया है, सबका मुंह बंद किया है किसी न किसी तरह से। जरूरत पड़ी है तो लोगों को जेल में उठा के डाल दिया है किसी न किसी तरह से। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि रास्ते चाहे जो भी हो, नरेंद्र मोदी के कहर से शायद ही कोई बचा हो। मैंने कहा अडानी और कुछ माफियाओं, गुजराती माफियाओं को छोड़कर। जो, और मैंने अपने वीडियो में यह बात बड़े साफ तरीके से आप लोगों के सामने रखी है कि अगर ऐसे आदमी को माफिया नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? जिन्होंने एक भी उद्योग खड़ा न किया हो और आज सभी उद्योगों का मालिक अकेले हो, तो माफिया नहीं तो क्या है? किसी न किसी का तो था जिसको छीन लिया आईटी, सीबीआई और ईडी के बल पे। अब ईडी, सीबीआई और आईटी किसके कहने पे काम करेगी? मोदी की। तो अडानी की मदद मोदी की ईडी, सीबीआई मुफ्त में तो नहीं करेगी। और इसी गठजोड़ को देश अब सवाल भरी नजर से देख रहा है कि आखिर अडानी मोदी के हैं कौन, या मोदी अडानी के हैं कौन? और अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि यार दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक हैं, मोडानी, मोदी और अडानी। तो अत्याचारों को एक तरफ पूरा देश झेल रहा है अकेले अकेले, मिलकर क्यों नहीं लड़ता? यही मेरा सवाल है मेरे दोस्तों। यूं तो सभी मजबूर हैं एक साथ एक मंच पर आने के लिए, एक साथ मिलकर लड़ने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने किसी को छोड़ा नहीं है। फिर भी न जाने क्यों उनका ईगो कहीं ना कहीं टकरा जाता है और फिर से बात वहीं की वहीं रह जाती है। जरूरत किस बात की है दोस्तों? जब तक पूरे देश की आम जनता, जब तक पूरे देश के सभी नेता या छोटी मोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां, प्रादेशिक पार्टियां, सभी मिलकर एक साथ इस आफत का, इस मुसीबत का, इस कहर का, इस जहर का मुकाबला नहीं करेंगे, नहीं जीत पाएंगे। कुछ एक रास्ते हैं उनके लिए। पहला तो इस पूरे देश को ईवीएम से लड़ना होगा, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं कि नरेंद्र मोदी को नेताओं की जरूरत है। अपने ही पार्टी की बात, उनके अपने पार्टी की बात कर रहा हूं, उनकी भी जरूरत नहीं है। अब देखें, अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कैसे निपटाया गया नेताओं को, कैसे जबरदस्ती उनको नेपथ्य में ढकेला गया, कैसे उन्हें मार्गदर्शक मंडल में उठाकर फेंका गया, आप देख रहे हैं। तो नेताओं की जरूरत नहीं है, कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, और वोटरों की भी जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता भाड़े पर मिल जाते हैं, वोटर ईवीएम से मिल जाता है, तो किसकी जरूरत है उन्हें? बाकी देश चलाने के लिए गुजराती माफिया हैं, चोर, जो लुटेरे भगोड़े, या फिर यहीं बैठकर लूट रहे हैं, जो भी। दोस्तों, इस कहने के लिए अमृत काल में, जो सचमुच मैं समझता हूं इतिहास का सबसे बड़ा जहर काल है, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अगर आप एक आम आदमी हैं तो भी, अगर आप एक नेता हैं, अपने आप को मानते हैं तो भी, अगर एक आप पार्टी हैं तो भी, अगर आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं तो भी, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी कह रहा हूं, ये बात नरेंद्र मोदी की कृपा से किसी न किसी कुर्सी पर धनखड़ जैसे लोगों के लिए भी कह रहा हूं। किसी न किसी कुर्सी पर बैठे धनखड़ जैसे, मुर्मू जैसी या बिरला जैसे
लोगों के लिए भी कह रहा हूं, आप भी खतरे में हैं। जितना जल्दी हो सके उस खतरे का एहसास कीजिए, उस खतरे का आभास कीजिए और इस गुजरात लॉबी से देश को बचाइए। गुजराती माफियाओं से, कुछ गुजराती चोर माफियाओं की बात कर रहा हूं, पूरे गुजरात की नहीं, तो गुजराती माफियाओं से देश को बचाइए। यह आपका भी दायित्व है, आपकी भी जिम्मेदारी है, चाहे आप कहीं भी हैं। आज मोदी की कृपा से बैठे हैं किसी कुर्सी पर, कब उठाकर फेंक दिए जाएंगे पता नहीं, और जब फेंक दिए जाएंगे तब ऐसे ही शिवराज और वसुंधरा की तरह, रमन की तरह रोते फिरेंगे, या कहीं बिठा दिए जाएंगे कान पकड़ करके, अच्छा यहां बैठे रहो, चुप रहो, आगे से ध्यान रखना मोदी कौन है। तो यह बात सबके लिए है, पूरे देश के लिए है, विपक्ष के लिए है, सरकार के लिए है, सरकार में बैठे नेताओं के लिए है, यह बात ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, यह बात उन मीडिया के लिए भी है जो आज डाबर बनकर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। कब तक उनकी नौकरी है उन्हें भी पता नहीं। जिस दिन ऐसी टेक्नोलॉजी, और अब आ रही है, जिस दिन ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि बिना खबर की खबर बन जाएगी और टीवी चल जाएगा, उनकी टीआरपी, उनका लाभ वैसे ही मिलेगा, उस दिन आपको भी उठाकर फेंक देंगे। और वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपको भी पता है, आपका भी पता नहीं लगेगा। उनके लिए पैसा सब कुछ है। यह है पूंजीवाद का अगला चरण, यानी साम्राज्यवाद की पराकाष्ठा। एक आदमी का सब कुछ, एक आदमी के हाथ में पूरी ताकत, पूरा पावर। और वैसे भी संसद में गलत तरीके से 146 सांसदों को निकालकर ऐसे ऐसे कानून पास कराए जा रहे हैं जिससे आप बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। कोशिश करेंगे तो जेल में सड़ेंगे। देख लेना, तब याद आएगा जब जेल में रहेंगे। मैं तो जाके आ चुका हूं इन्हीं की कृपा से, भले ही 3 दिन के लिए, कभी ना कभी आपकी भी बारी लगेगी। तो बचा लीजिए, आप अपने आप को भले ना बचा सकें, आने वाली पीढ़ी को बचा लीजिए। ये उनके लिए भी संदेश है जो 5 किलो अनाज के लिए भीख की लाइन में खड़े हैं। उन 80 करोड़ लोगों के लिए संदेश है। उस ब्यूरोक्रेट्स जो इस देश को आज चला रहे हैं को भी यह संदेश है कि कब आपका नंबर आएगा पता नहीं चलेगा। कब अडानी का चपरासी आपकी कुर्सी पर बैठेगा और आपको हटा दिया जाएगा पता नहीं चलेगा। उस दिन आप भी रोएंगे, हम जैसों के साथ आप भी खड़े होंगे। यह संदेश उनके लिए भी है जो कहीं बड़े बड़े आयोगों में, जैसे चुनाव आयोग हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, या अगर कर सकते हैं तो कीजिए कुछ देश को बचाने के लिए। मुक्त कराइए इनसे देश को, वरना आप भी नहीं रहेंगे। आपकी भी व्यवस्था की जा रही है, या तो आप भी वही कहेंगे, वही करेंगे जो वो करवाएंगे, नहीं तो आप भी जाएंगे। यह संदेश उन नेताओं के लिए भी है, वो अपनी नेतागिरी आज चला लें, भले ही कुछ दिनों के बाबू हैं, बाद में आंसुओं को रोक न पाने के कारण बेकाबू हो जाएंगे। देखते रहिए। तो हर जो यह समझता है कि वो मोदी के साथ रहकर सुरक्षित है, यह संदेश उसके लिए भी है कि जब तक आपकी जरूरत है मोदी के लिए, आप पाप करके गए हैं, आप अपराध करके गए हैं, आप भ्रष्टाचार करके गए हैं, और मोदी ने आपको सर पे बिठाया है इसलिए क्योंकि आपकी उन्हें जरूरत है। जिस दिन जरूरत पूरी हो जाएगी उस दिन आपको भी जेल में डाल देंगे। मोदी किसी के नहीं है। जिसने उन्हें राजनीतिक प्राणदान दिया, आडवाणी को, उनका हश्र देख लीजिए। मुरली मनोहर जोशी को सुना तो होगा आपने, सुना तो आपने यह भी होगा कि जिस मंदिर बनाने के लिए इतनी बड़ी नौटंकी जिन्होंने किया, उनको वहां आने की अनुमति भी नहीं है।
वैसे होना तो ये चाहिए कि इतने बड़े पाप के भागीदार के हाथों प्राण प्रतिष्ठा करवाना, मैं समझता हूं उस मंदिर का और भगवान श्री राम का भी अपमान है। किस जगह से लगता है, किस एंगल से लगता है, किस कोने से लगता है, एक बार पलट कर देखिए आप। अगर आपके सीने में दिल है, हृदय है, तो एक बार पलट कर देखिए साक्षी मलिक को सीता के रूप में। क्या हाल कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। बजरंग पुनिया ने तो अपना पद्मश्री पुरस्कार ले जाकर के नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर सामने रख के आ गए। वैसे उसकी जगह वही ठीक है। जिस अमृत काल में भारत रत्न नरेंद्र मोदी के चरणों में पड़े हों, उस काल में पद्मश्री के लिए वही जगह ठीक है। आप देखिए, भारत रत्न, कौन सा भारत रत्न है जो सामने आकर साक्षी मलिक का समर्थन कर रहा है, उसके लिए बोल रहा है? कौन सा खिलाड़ी है जो साक्षी मलिक के लिए आवाज उठा रहा है? इसीलिए मैंने कहा कि लोग अलग अलग रो रहे हैं। जब सचिन पे पड़ेगी तो वो रो लेंगे, जब धोनी पे पड़ेगी तो वो रो लेंगे, जब कपिल पे पड़ेगी तो वो रो लेंगे, या जब जिस पर पड़ेगी तब वो रो लेगा, अपने लिए रोएगा। साक्षी के लिए कोई नहीं रोएगा, और इसीलिए वो दिन आएगा जब उसे भी रोना पड़ेगा। आज एक पद्मश्री वाला पद्मश्री नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर फेंक के गया है। वो दिन भी जल्दी आएगा जब भारत का सारे भारत रत्न वाले अपना भारत रत्न नरेंद्र मोदी के चरणों में फेंक के जाएंगे, और नरेंद्र मोदी पूछेंगे भी नहीं, उसे ठोकरों से मार देंगे। नरेंद्र मोदी कोई मामूली आदमी नहीं है, वो जूनागढ़ के नवाब हैं, सिंगोलधारी। उनके इरादे क्या हैं? अगर देखना है तो मेरा वीडियो पीछे का देखिए, 8 साल का देखिए। जो 7 साल 8 साल नरेंद्र मोदी जिस दिन गद्दी पर बैठे, 25 मई संभवतः 2014, उसके पहले तक तो उनके साथ ही था, मतलब उनके आसपास ही था, उनके लिए ही काम कर रहा था। 27 मई, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन 27 मई को जब उन्होंने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति न घोषित करके एसआईटी गठित कर दी, मैंने डिक्लेयर कर दिया उसी दिन कि देश धोखा खा गया। और वैसे इस बात की चेतावनी 1.5 आंख वाले काने को पहले दिया जा चुका था, जब टाल कटोरा स्टेडियम में हमारी मीटिंग हुई थी, और जब नरेंद्र मोदी एक बार भी यह स्वीकार नहीं किए कि वो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे। शंका तभी हो गई थी। खैर, वो इतिहास है, जाने देते हैं मेरे दोस्त। आज सब रोएंगे, सब लड़ेंगे अपने अपने लिए। जब जेल जाएंगे तब रोएंगे, तब लड़ेंगे अपने अपने लिए। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये वो आदमी है जिससे लड़ने के लिए एक एक आदमी को मिलकर लड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इसका समाधान निकलेगा। कोई भी व्यापारी अगर सोच रहा है उसका व्यापार सुरक्षित है, तो नहीं है। कब वो अडानी को उसे मजबूरन देना पड़ेगा। खैर, इस पर बहुत वीडियो आप तक पहुंचा चुके हैं। आज बात साक्षी मलिक के आंसुओं से और बजरंग पुनिया के समर्पण से। आहत है ये देश, देखना है जाट कितना उद्वेलित होते हैं। खैर, आपको पता है मोदी किसी को कुछ भी साबित कर सकते हैं और किसी को भी धोखा दे सकते हैं, कहीं भी झूठ बोल सकते हैं। अभी अभी जिन राज्यों में मोदी गारंटी देकर आए, सारी गारंटी खत्म जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आ गया। सारी गारंटी जुमला। अब इस कैरेक्टर को कोई पहचान क्यों नहीं पा रहा है?